हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राज टेक्निकल क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त राज। दोस्तों, हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे, जैसा कि जो आईटीआई आप लोग कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या वेल्डर से हैं, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सभी नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई अपडेट आती है किसी वैकेंसीज़ के बारे में या फिर आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, हम आपको सूचनाएं प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे अभी हाल ही में डीआरडीओ का एग्ज़ाम्स हुआ, और भी जो इसरो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स या जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, हम उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर कराते रहेंगे। तो सभी साथियों, एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार, सभी भाइयों को। और आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला अवश्य है। तो आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में। आज हम ये बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट हैं और कौन कौन से औजार आते हैं जो कि मेजरिंग के लिए यूज होते हैं। अभी पिछले में हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें था आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि आपका पीपीई, जिसे आप जो है बहुत सारे सुरक्षा चिन्ह हैं या बहुत सारे ऐसे जो यूजेज के हमारे सामान होते हैं, जो हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, सुरक्षा के लिए उपकरण होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम इसमें देखेंगे कि मेजर कैसे हम करेंगे किसी चीज़ को। तो माप क्या है, आप देख रहे होंगे कि माप क्या है। तो माप क्या है और माप की इकाइयाँ लिखो। तो इसमें किसी भी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि साइज को मापने और उसके ऊपर कारखाने का सारा उत्पादन निर्भर होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, कि हम किसी भी चीज़ को कारखाने में, फैक्ट्रीज़ में जब हम देखते हैं तो सारी चीज़ें मेज़र पर ही डिपेंड होती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ इक्विपमेंट जो भी वहाँ बनाने होते हैं वो सब माप के ही बनाने होते हैं। इसलिए माप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो माप की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स देख लेते हैं। इनकी दो प्रमुख इकाइयाँ प्रचलित हैं। जैसे फर्स्ट आपका होता है ब्रिटिश प्रणाली या एफपीएस। तो उसके बाद हम इसमें जानेंगे, यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी। इसे फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात लंबाई का माप फुट और गज में, भार का कंपाउंड में और समय का सेकंड में हुआ करता था। और एफपीएस जो है, इसका मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड। इसका प्रचलन सन 1855 में ब्रिटेन में हुआ। ये चीज़ें आवश्यक हैं कि प्रचलन इसका कब हुआ और ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दो चीज़ें आप इसमें जानेंगे। तो फुट, पाउंड, सेकंड हो गया ब्रिटिश प्रणाली में। और कब ये हुआ, उसका शुरुआत कब हुई, प्रचलन में ये आया 1855 में। एफपीएस प्रणाली के अनुसार लंबाई, ताप और कोण के माप इस प्रकार हैं। जैसे एक मील में 1760 गज होते हैं, एक गज में 3 फुट होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। या इसी में 36 इंच होते हैं। उसके बाद 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में जो आपका 64 भाग होता है। और उसके इसी में फिर क्या होता है, जैसे सूत पूछ लिया जाता है कभी कभी, 1 इंच में 8 भाग जो होता है, उसके बाद 1/8 इंच या एक सूत कहलाता है। तो ये तो आपका लेंथ के लिए मेजरमेंट है। फिर आगे जो है आपका टेम्परेचर के लिए क्या है। ताप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, रूमर्स और केल्विन में मापे जाते हैं। जैसे सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का मापा जाता है। फ़ारेनहाइट आपका 32 फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा जाता है। तो इसी प्रकार ये फार्मूला है, C/100 इक्वल टू F-32/180 एंड इक्वल टू R/80। एंड आगे फिर क्या है, बराबर K-23.15। बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, बट ये होता यही है। एक्चुअल में जो होता है वो यही होता है, 273.15/100। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। इसमें हम आपको आगे और बताएंगे, बदलने के लिए भी बताएंगे इसमें कैसे बदले जाते हैं इनके जो होते हैं। सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में या केल्विन से र्यूमर में निकालना है तो कैसे बदले जाते हैं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी तो हम थ्योरी कंप्लीट कर लें। तो कोण के माप ब्रिटिश प्रणाली में कोण के माप इस प्रकार हैं। जैसे एक वृत्त बराबर 360 डिग्री, जैसे 360। एक वृत्त गोला आपका हो गया तो ये 360 का हो ही गया, चूँकि इसमें 90 डिग्री के सारे कोण बने होते हैं। तो 9 × 6 = 36, तो वही 360 डिग्री आपके हो जाएंगे। फिर आगे कोण के माप ब्रिटिश प्रणाली में जो मापे जाते हैं आप जान ही रहे हैं। एक वृत्त बराबर 4 समकोण, हमने आपको बता दिया इसमें 4 समकोण हैं। उसके बाद 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं।
फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड ये। उसके बाद फिर आपका आता है 1 रेडियन में 57.3 अंश बोला जाता है इसे। तो आप इसे ज़रूर ध्यान देंगे डिग्री को कि 1 रेडियस इक्वल टू 57.3 हमने पहले से हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप इसे ध्यान देंगे। फिर आगे आपका मीट्रिक प्रणाली आता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है टेम्परेचर कैसे आपको बदलना है किस में, इसको हम आगे बताएंगे ही आपको क्वेश्चन में। उसके पहले आपको लेंथ जो आपका मेजर करना है इसको कैसे मापना है। उसके बाद जो है मीट्रिक प्रणाली, आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का प्रचलन है। हाँ, तो यही मीट्रिक प्रणाली जो है प्रचलन में ज़्यादा चल रही है, ये नहीं कि इसका ट्रेंड चल रहा है मीट्रिक प्रणाली का। सो भारत में BIS यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के आधार पर इसे स्वीकृति मिली है। इसमें लंबाई मीटरों में, तोल ग्रामों में और समय सेकंड में व वृत्त ताप सेल्सियस में मापते हैं। इसे CGS यानी आपका CGS यानी कि सेंटीमीटर्स ग्राम सेकंड भी कहते हैं। CGS इन द सेंस सेंटीमीटर्स ग्राम एंड सेकंड। लंबाई के माप अब देखते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन, 1 मिलीमीटर बराबर। उसके बाद 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001। बहुत वेरी इंपॉर्टेंस दिस क्वेश्चन एंड इसे आप जानकार, इसको आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद फिर जो है आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हर किसी को मालूम होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको पूछी जाएंगी आपसे किसी भी परीक्षा में। खासकर आपको ITI में ही पूछी जाती है या किसी वनडे एग्जाम्स में जो भी टेक्निकल के हैं। 1 mm इक्वल टू क्या होता है, या 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 0.001 होता है। रेलवे वगैरह में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। शायद सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किसको किसको पहले से पता था। कोण के माप देखते हैं। 1 वृत्त इक्वल टू 400 ग्रेड, 1 वृत्त इक्वल टू 4 समकोण, यानी कि समकोण वही 100 ग्रेड का 1 वृत्त हो जाएगा, सॉरी 100 ग्रेड का 1 समकोण हो जाएगा। 1 समकोण इक्वल टू 100 ग्रेड, वही हमने आपको बताया। चीज़ें यहीं से आपको मिल जाती हैं, जब आप यहाँ से इनको कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें वहीं से आखिर निकलती हैं। तो 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 100 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल टू 100 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, लेकिन 60 सेकेंड्स होते हैं। तो समय का माप 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट्स और 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटे। फिर वैसे ही आपका 24 घंटे इक्वल टू 1 दिन रात। तो उसके बाद फिर आगे क्या है, ब्रिटिश तथा मीट्रिक प्रणाली में क्या संबंध है तथा माप लेने की विधियां लिखो। अब इसमें संबंध क्या है ये जानना जरूरी है हमें कि दोनों में आखिर क्या क्या संबंध है। तो यदि किसी मशीन पार्ट माप ब्रिटिश प्रणाली में दिया हो तो उसे मीट्रिक प्रणाली में बदल जो है भी बना सकते हैं, बदल कर भी बना सकते हैं। तो ब्रिटिश तथा मीट्रिक मापों में संबंध। अब 1 इंच इक्वल टू होता है 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर जानिए। 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, या आपका 2.54 सेंटीमीटर, या आपका 0.0254 मीटर। तो आप जितने बड़े पैमाने जाएंगे पैमाने में उतने ज़्यादा आपका पॉइंट्स के बाद 0 लगते रहेंगे। उसके बाद फुट में देखते हैं हम। 1 फुट इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। बहुत आप लोग अभी जल्द ही तैयारी कर रहे होंगे, जैसे लेखपाल का हाल ही में UPSSC जो कंडक्ट करवाई थी एग्ज़ाम्स, इनमें ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको। कुछ भी मेजरिंग्स, मतलब आप कहीं भी कुछ मापते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। फिर 1 गज इक्वल टू हो जाएगा 0.914 मीटर, या 3 फुट हो जाता है। 3 फीट, फुट नहीं पढ़ा जाता है, 3 फीट पढ़ा जाएगा, आप ध्यान दीजिए। 1 मील इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर, वैसे ज़्यादातर दिया रहता है 1 मील इक्वल टू 1.6, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है इसलिए इसमें आपको अंत तक दिया होता है पैमाना। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 0.0397 इंच। ये सब बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है, जो भी मैं इसमें हाईलाइट किया हुआ हूँ पहले से, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो माप लेने की विधियाँ। अब जॉब की माप पर हम निम्नलिखित 3 प्रकार से माप ले सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, जो आपको अभी दिख रहा है। फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें इस विधि के जाप सीधे स्टील, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर से मापा जा सकता है, जिसकी रीडिंग सीधे पढ़ ली जा सकती है। यानी कि आप जैसे स्टील रूल्स या वर्नियर कैलिपर रखेंगे तो उसके पैमाने पर
आप तुरंत उसे पढ़ सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष माप है, यानी जो हमें दिखाई दे रही है सीधा सीधा। जैसे ये कुछ ये टूल्स है, ये जॉब है और इसके ऊपर ये स्टील रूल रखी हुई है, तो इसमें ये कहाँ तक है 1 से लेके ये 4 तक है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये 4 इंच है या 4 फीट है या फिर 4 mm है। तो ये डायरेक्ट यानी कि हम इसे देख पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए होगी डायरेक्ट मेजरमेंट्स टूल्स में ये चीज़ें आती हैं। अगेन हम देखते हैं इसमें क्या कहता है, ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में आप जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है, जिसका खुला जितना खुला हो उस माप को स्टील रूल पर माप लिया जाता है। जितना खुला हो, कहने का मतलब है कि आप पहले जॉब को इस तरह मेजर करेंगे, तो उसके बाद जितना खुला है इसको ले जाके आप स्टील रूल पर आप चेक करेंगे कि ये जितना खुला है इसका मुंह आखिर ये है कितना। तो वो इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि हम यहाँ से नोट नहीं कर सकते, यहाँ से हम इसको मापते समय नोट नहीं कर सकते कि इसका कितना, इसका वो है लंबाई कितनी है या फिर इसका क्षेत्रफल कितना है। इन चीज़ों को हम यहाँ से नहीं देख सकते, इनको हमको फाइनल करने के लिए, देखने के लिए स्टील रूल पर ले जाना होगा। तो इसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे कैलिपर्स आते हैं, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर्स। बहुत सारे लोग इसमें देखे भी होंगे आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही बता दिया जाता है जब आप ITI में जाते हैं या डिप्लोमा में जाते हैं मैकेनिकल्स में। ये मैं मैकेनिकल्स अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के मैं इलेक्ट्रिकल्स भी बताऊँगा आप सभी को। तो अभी मैकेनिकल्स डिप्लोमा, उसके बाद फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ITI जितने भी हैं, टर्नर मशीनिस्ट, ये सब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, क्योंकि हमें इसमें से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हमारे दोस्त। उसके बाद फिर हम देखते हैं तुलनात्मक माप, यानी कि हम दोनों में तुलना करते हैं। तो इस विधि में जॉब की माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक की जाती है। जैसे इसमें ये होता है कि आप किसी जॉब को पहले से बना के रख लिए हैं, जैसे 2 mm का एक आपका मास्टर पीस जिसे कहा जाता है, मास्टर पीस बना के रख लिए हैं। अब हमें और जॉबें, जैसे मास अगर प्रोडक्शन हमें देना है, तो हम उस मास्टर जॉब से आप इन और सारी जॉबों का माप लेते रहेंगे और मशीन पर उसको तैयार करते रहेंगे। तो इसे तुलनात्मक माप कहा जाता है। अगर मास कम्युनिकेशन में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है, और इसमें टॉलरेंस रहता है, हमेशा टॉलरेबल रहता है ये। और उसके बाद देखते हैं किसी भी पार्ट या जॉब की माप कितनी प्रकार का होता है। तो किसी भी पार्ट या जॉब का माप निम्नलिखित प्रकार का होता है: लंबाई के माप, कोण वाले माप, उसके बाद आपका क्या होता है, रेडियल वाले माप, समतल सतह के माप। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या कहता है ये लंबाई के माप। पार्ट या जॉब के वे माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या व्यास दर्शाया जाता है तथा ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं, उन्हें लंबाई वाले माप कहते हैं। ये माप माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल्स आदि से मापे जाते हैं। वर्नियर कैलिपर स्टील रूल से मापे जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये सीधे मापे जाते हैं। लंबाई का मतलब सीधा, लाइनर मेजरमेंट्स। एंड कोण वाले माप क्या होते हैं, एंगुलर मैनेजमेंट जो होते हैं मेजरमेंट। ये पार्ट की 2 सतह जब आपस में मिलती है तो कोण बनाते हैं। जैसे 2 सतहें आपस में मिलती हैं तो कोण बनाते हैं। जैसे आप देखे होंगे एल स्क्वायर आप देखे होंगे, उसमें 2 चीज़ें जब मिलती हैं दोनों पार्ट, तो उसमें आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वही चीज़ें हैं, जब 2 पार्ट मिलेंगे तो वहाँ कोण कुछ ना कुछ बनेगा। तो उसी की सतह मापने के लिए कोण वाले माप इसे कह रहा है कि इस तरीके से भी मापी जाती हैं। इसमें कॉम्बिनेशन बेबल्स, यूनिवर्सल बेबल्स, साधारण प्रोटेक्टर्स और वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर द्वारा मापते हैं। ये प्रोटेक्टर हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो, इसका मतलब चाँदा होता है। अब ये कॉम्बिनेशन बेबल्स, यूनिवर्सल बेबल्स और साधारण प्रोटेक्टर्स, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर्स, तो ये कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट है मापने के। तो हम इसे आगे बताएंगे वीडियो में भी, इसी में ही हम बताएंगे आप आगे, अभी आपको मिलेगा, इसको विद फिगर मिलेगा आपको। अब देखते हैं हम रेडियल वाले माप। रेडियल वाले माप क्या हैं, उत्तल तथा अवतल सतहों के माप को रेडियल वाले माप कहते हैं। यानी उत्तल या अवतल सतहें जब होती हैं तो रेडियल यानी इस तरह से सतहें हैं, कुछ इसमें वेबनेस होती है सतहों में, तो इसे हम कहते हैं रेडियल वाले माप। इसे रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेजों द्वारा मापा जाता है। दोस्तों जितने भी नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको
ये सारे आपको अभी फिगर्स में हम दिखाएंगे और इनके बारे में बताएंगे भी। और ख़ास बात ये है कि ये टूल्स जितने हैं ये किन किन धातुओं से बने हैं इनका भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अलग अलग मेटल्स के अलग अलग जो है टूल्स को चेक करने होते हैं, तो इनमें घिसावट ना आए किसी प्रकार की। तो इसके लिए ये ख़ास होता है कि ये आखिर बने किस जो है मेटल से हैं। तो आगे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे मेटल में या फिर हम और कटिंग टूल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं समतल सतह के माप, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। पार्ट या जॉब की सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं। इसको मापने के लिए स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीटीआई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके जो कोण है मापने के कितना होता है, या इसके अल्पतमांक कितने होते हैं। तो इसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। इसी चैप्टर में सारी चीज़ें ये मिलेंगी, डिटेल्स में समझाएंगे हम आपको। अभी स्टील और स्केल में क्या अंतर है ये जानना ज़रूरी है। ये कभी कभी हमको वाइबा में पूछ लिया जाता है या इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हमें प्राइवेट फैक्ट्रियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमसे पूछी जाती हैं कि आखिर रूल और स्केल में क्या अंतर है। तो आइए हम जानते हैं आखिर इनमें क्या डिफरेंस है रूल्स एंड स्केल में। तो रूल और स्केल देखने में लगभग तो एक जैसे होते हैं, उनके माप में अंतर हैं। रूल के ऊपर जो माप चिन्ह अंकित होते हैं वो पूरे माप के होते हैं, जबकि स्केल के ऊपर आनुपातिक माप होता है। अब आप समझिए, आप जैसे एक पैमाना होता है आपका, कभी आप देखे होंगे आपके यहाँ लेखपाल या कोई और आता है जब ज़मीन का मेजर करने आते हैं लंबाई मापने के लिए, तो उनके पास एक जो है मैप होता है पूरे एरिया का। तो पूरे एरिया का मैप उतना बड़ा तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं एक पेज पर एक पूरे मैप को तैयार कर लेते हैं और उसी को मापने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अनुपातिक माप दे देते हैं। जैसे आप 2 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर उसको मान लिए, लेकिन वह है एक्चुअली 15 सेंटीमीटर है, अर्थात हमने 2 सेंटीमीटर माप को 15 सेंटीमीटर मानना है। स्केल का प्रयोग नक्शा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। तो वही चीज़ें हमने आपसे बताई अभी कि इसको क्या करते हैं वर्कशॉप में यूज करते हैं रूल का यूज, एंड जो स्केल होता है उसका नक्शा बनाने में यूज करते हैं। तो उस छोटे से उनकी पटरी होती है, लोग कहते हैं कि स्केल है, तो स्केल का प्रयोग सही है, वो स्केल है, वो रूल नहीं है। तो और क्या है इसको याद करने का ट्रिक हम बताएंगे आपको। रूल मतलब रूल क्या कहते हैं, आप एकदम बिल्कुल रूल में रहिए। आप वर्कशॉप में हैं तो रूल से रहिए, तो समझ लीजिए वर्कशॉप में रूल का यूज करते हैं हम। फिर आगे हम देखते हैं। दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे आपसे, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें आएंगी समझ में आपको। आप बस सुनते रहिए, हम पीडीएफ कंप्लीट करके अगले बार फिर क्वेश्चंस में आएंगे, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो। अब इसमें क्या दिया है, स्टैंडर्ड स्टील हुक रूल्स, स्टैंडर्ड स्टील्स रूल, हुक रूल्स, शार्ट रूल्स, रिंग रूल्स और नैरो रूल्स। तो ये अलग अलग रूल्स हैं। तो रूल्स कहाँ यूज होता है, हमने आप भी पढ़ा है, वर्कशॉप में होते हैं। तो ये चीज़ें वर्कशॉप में यूज होती हैं। तो अभी हम यहाँ क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड स्टील रूल्स। स्टैंडर्ड स्टील रूल्स क्या होते हैं, आमतौर पर वर्कशॉप में इसी रूल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग स्टील व स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। जैसा हमने अभी बताया कि ये चीज़ें किसकी बनी होती हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसी में है। तो ये होते हैं स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इनका साइज लंबाई से लिया जाता है 150, 300, 600, 1200 तक होता है। इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर में दोनों चिन्ह अंकित होते हैं। इंचों में 1/64 इंच तक के माप या मिलीमीटर में 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर के भाग अंकित होते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसके लिस्ट काउंट यही होते हैं। आपका 1/64 इंच में होता है, और में अगर आप देखेंगे तो 1/2 या 0.5 होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल का ये फिगर्स है, आप देख सकते हैं। दोस्तों लिस्ट काउंट ज़रूर याद रखिएगा आप, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हुक रूल की हम बात करते हैं। इस रूल के किनारे पर हुक लगा होता है, जिससे किसी स्लॉट या ग्रुप को छोड़कर बाकी भाग का माप मापा जाता है। इस पर मीटिंग इंच मिलीमीटर में चिन्ह अंकित रहते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। अब ये हुक रूल्स होता है। ये हुक रूल जो है आपका, इसमें ये हुक लगा होता है एक तरीके का, ये हुक है आपका,
हुक इसलिए लगा होता है, सॉरी, हुक इसलिए लगा होता है दोस्तों कि इसमें अगर हुक लगाने का कारण ये है कि किसी स्लॉट या ग्रुप में हम जब वहाँ से मैच करवाते हैं किसी चीज़ को, तो मान लीजिए यहाँ आपका स्लॉट है, यहाँ से हम इसको मैच करा के फिर हम इसको आगे तक माप सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कई बार हमारे यहाँ कारपेंटर आते हैं जब दरवाजे या किसी बेड को बनाने, तो वो इस स्टील रूल का यूज करते हैं। उनमें एक हुक लगा होता है, ये लगा के और सीधा ऊपर से माप देते हैं। फिर आता है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, इसके द्वारा ग्रुप या स्लॉट पर मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 12.5 या 20 या 25 mm के रूल होते हैं। इसको पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसके एक सिरे पर स्लॉट कटी होती है, पीछे का भाग नर्ल होता है। नर्ल्स का मतलब ये होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रिपिंग रहती है ताकि आपको ग्रिप करने में आसानी हो। खांचे कटे होते हैं, इसका मतलब ये है। आप पढ़े भी होंगे नर्लिंग करना, किसी जॉब को नर्लिंग करने के लिए जब आता है तो नर्लिंग भी अलग अलग साइज़ के किए जाते हैं। उसके बाद ये इंच में 1/4 इंच, 3/8 इंच, वो 1/2 इंच या 3/4 इंच और 1 इंच के साइज़ में मिलता है। इसमें भी शॉर्ट रूल का अलग अलग होता है। एक रूल होल्डर होता है, रूल होल्डर में हम क्या करते हैं, अलग अलग जैसे जितने भी रूल्स हैं उसमें लगा के हम मेज़र कर सकते हैं। होल्डर एक रहेगा, अलग अलग उसमें एडजस्टेबल होता है रूल, सॉरी इसका स्टैंड या होल्डर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला आपका श्रिंक रूल हो जाता है। श्रिंक रूल में क्या रहता है, ये रूल साधारण, जैसे आप अभी देख लीजिए ये हैंडल है, ये हैंडल है और ये अलग अलग आपके रूल रखे हुए हैं, ये अलग अलग रूल रखे हुए हैं। ये आपका हैंडल है, ये रूल्स रखे हुए हैं 15 mm 20 mm के, तो आप इसको इसमें लगा के माप सकते हैं। फिर श्रिंक रूल आ जाता है। यह रूल साधारण रूल्स के तहत की तरह होता है, इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का सेंटीमीटर क्या होता है, वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार आपको एग्जाम में कि इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, किस रूल का होता है, तो ये श्रिंक रूल का होता है। एक्चुअली काम इसका क्या है अभी हम देखते हैं। जो धातु के सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है, इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। इसका प्रयोग पैटर्न बनाने में करते हैं। तो पैटर्न मेकर या किसी चीज़ का पैटर्न या खांचा बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब पैटर्न द्वारा मोल्ड तैयार होता है। मोल्ड आप जानते होंगे, एक सांचा होता है, जैसे आप किसी चीज़ का बनाते हैं तो उसमें जैसे किसी धातु, जैसे आप देखें बर्फ़ जब जमाई जाती है या हम फ्रिज में किसी चीज़ को रखते हैं जब, तो हम खांचे में रखेंगे। मान लीजिए हम एक गिलास है, गिलास में किस वाटर को रख के और उसको फिर 0 डिग्री पर लेके आएंगे, फ्रिज को टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो वो जब निकालेंगे तो वो उसी साइज़ का बन जाएगा। तो सेम चीज़ें श्रिंक रूल की हैं, पैटर्न बनाने में या मोल्ड तैयार किए जाते हैं इससे। तो ये चीज़ें इस तरीके की बनाई जाती हैं ताकि इनमें धातुओं को डाला जाए, फिर पिघाल कर जब निकालते हैं इसको जमा कर, तो ये चीज़ें उसी साइज़ में निकलती हैं। फिर आगे क्या कहता है ये कि तो ठंडी होने पर सिकुड़ जाती हैं। जैसे जब धातु पिघला कर डाली जाती है तो ठंडी होकर सिकुड़ जाती है। इसे कास्ट पार्ट साइज के बने कास्ट किया पार्ट साइज का बने पैटर्न पहले ही बड़े बनाए जाते हैं, पैटर्न बड़े बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि श्रिंक रूल सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो हमने यही बताया अभी आपको। जितना उसका सांचा रहेगा, मान लीजिए 2 mm इसकी चौड़ाई है, तो ये अगर आपको बनाना है 20 mm, तो इसकी 2 mm अगर चौड़ाई है आपके खांचे की श्रिंक रूल की, तो उसमें 20 बनाना है तो इसको 22 किया जाएगा ताकि चारों तरफ की त्रिज्या इसकी 2 mm ले सके ये, तो इसलिए ये बड़ा बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं और कितना बड़ा होता है, 0.18 इंच बड़ा बनाया जाता है प्रति फुट के हिसाब से। 1 फुट में अगर बनाना है तो 0.18 इंच बड़ा बनाया जाएगा। 2 फीट है तो 1.18 इंटू 2 कर देंगे हम उसी को। फिर आगे आता है नैरो रूल्स। नैरो रूल में है इस रूल का प्रयोग तंग जगह का माप करने में। नैरो मीन्स छोटा होता ही, आप लोग जान ही रहेंगे, सिकड़ा हुआ छोटा। तो आप इस रूल का प्रयोग तंग जगह मापने के लिए, यानी कि बहुत कम जगह स्पेस मापने के लिए किया जाता है। साधारण स्टील रूल से माप नहीं लिया जा सकता, जहाँ पर वहाँ पर इसका यूज होता है। इसकी मोटाई चौड़ाई बहुत कम होती है और इसके ऊपर सेंटीमीटर व इंचों में चिन्ह अंकित होते हैं। तो आप फिगर देख ही रहे हैं, इंच व सेंटीमीटर में इसमें चिन्ह अंकित होते हैं। उसी प्रकार स्टील रूल कितनी प्रकार के होते हैं, किन्हीं 5 का वर्णन करो। अब इसमें दिया है कितने प्रकार के होते हैं स्टील रूल्स, किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए।
तो स्टील रूल निम्नलिखित 10 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल्स, फ्लेक्सिबल रूल्स, नैरो रूल्स, की शॉर्ट रूल्स, हुक रूल्स, स्ट्रिंग रूल्स, कैलिपर रूल्स, स्टैंडर्ड्स रूल्स और स्टेप रूल्स, स्टील टैप रूल्स। अभी हमने स्टील टैप रूल्स, स्टील रूल्स की बात जो करी थी वही चीज़ें आगे आएंगी। वर्णन अब इसका क्या है, 5 का करना है हमें। एक्चुअली ये बुक 5 का दी है, बाकी आप समझ रहे हैं, अब बाकी हमने ऊपर कराया तो वही सारी चीज़ें वही मिलके 10 हो जाती हैं। अब फ्लेक्सिबल रूल्स की बात करते हैं। इस प्रकार का स्टील एक लचीला रूल होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 150 mm से 300 mm और 600 mm तक होती है। इसके किनारे पर इंचों तथा इसका किनारा mm में इंच अंकित चिन्ह अंकित होता है। इनका टेढ़ी मेढ़ी व उत्तल अवतल सतह का माप लेने में किया जाता है इनका यूज। यानी टेढ़ी मेढ़ी सतह हो या फिर अवतल उत्तल सतह हो तो हम इसकी माप वहाँ से ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं की सीट रूल्स को। यह 2 रूल्स को जोड़कर बनाया जाता है। इसके एक तरफ चौड़ा रूल्स, दूसरी तरफ नैरो रूल्स फिट होता है। एक तरफ चौड़ा, दूसरा नैरो होता है, जिसका किनारा तिरछा यानी बेवल होता है। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, आप देख लीजिए। इसका प्रयोग गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह का समांतर रेखाएं खींचने या कीवेज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, गोलाकार जॉब की बाहरी सतह माप जो है समांतर रेखाएं खींचने या कीवेज की मार्किंग करने के लिए की जाते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप, ये रूल है। इसमें क्या होता है, एक जो है जिसे हम एक कैप लगाते हैं उसमें ये चीज़ें निकली होती हैं ताकि हमें धूप ना लगे। तो ये चीज़ें इसमें इसलिए निकली होती हैं ताकि किसी गोले भाग को एडजस्ट कर सकें। ये देखिए आप, ये हमने इधर फिगर भी बना दिए इसको। मान लीजिए ये इसका टॉप व्यू है और सॉरी टॉप नहीं, ये फ्रंट व्यू है और इधर से आपकी ये सीट रूल्स लगी हुई है। एक बार फिर से आप ध्यान दें, ये इसका जो है फ्रंट व्यू है और इसका ये साइड व्यू है आपके स्ट्रिंग जो है सीट रूल का। तो ये सीट के एडजस्ट करने के लिए ये रूल्स यूज करी जाती है मापने के लिए, जो कि आपका क्या होता है, सर्किल होता है, गोला। अब कैलिपर रूल की बात करते हैं। यह कैलिपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है, यानी कि ये एक दूसरे पर सरकता हुआ रूल है, स्लाइडिंग करता है कैलिपर रूल की तरह। इसीलिए इसका नाम कैलिपर रखा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल कैलिपर की तरह यूज किया जाता है। इसमें भी एक चौड़ा रूल और उसके बीच एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलिपर की भांति जाव होते हैं। इसके द्वारा जाव के अंदर व बाहर का साइज मापा जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा रूल है ये कैलिपर रूल, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, इसके जॉ हम देखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, इंटरनल जो है जॉब मापेंगे और इससे हम एक्सटर्नल जॉब मापेंगे। फिर आपका अगला आता है स्टील टैप रूल। यह फोल्डिंग स्टील रूल है। इसमें 6 इंच तक होती हैं इसकी लंबाई। उसके बाद वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके ऊपर इंच सेंटीमीटर में विभाग अंकित होते हैं। तो यही अभी हमने बताया कि जो कारपेंटर वगैरह लिए रहते हैं तो स्टील टेप रूल लिए रहते हैं, वो टेप कहते हैं बार बार। तो वही टेप मतलब स्टील टेप रूल है, वो एक तरीके की रूल है, कैसी, स्टील की है। फिर हम आगे देख लेते हैं स्टील टेप यह भी स्टील टेप रूल की तरह होता है, लेकिन इसकी लंबाई 100 mm। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, बस लंबाई में इसकी डिफरेंस है। वो आपकी होती है 50 और 6 mm की मीटर की, और ये होती है आपकी 100 mm की। इसका प्रयोग सड़क इत्यादि की लंबाई मापने के, जैसे बहुत लंबी जब जो है सतह मापनी होगी तब हम इसका यूज करेंगे स्टील टेप रूल का और स्टील टेप का। इसको स्टील टेप कहेंगे और उसे स्टील टेप रूल कहेंगे। जहाँ रूल लगा है उसे छोटी जो है लंबाई मापने के लिए, और जहाँ बड़ी लंबाई मापनी वहाँ स्टील टेप केवल कहेंगे, रूल नहीं रहेगा उसमें, जबकि है दोनों रूल ही। रूल डायमेंशन और प्रेसिजन डायमेंशन में क्या अंतर है। अब रूल डायमेंशन, उसके बाद प्रेसिजन डायमेंशन। अब प्रेसिजन मतलब आप जान ही रहे होंगे, एक तरीके से माइक्रो यानी कि सूक्ष्म डायमेंशन, यानी कि आपको बहुत छोटा जब जो है डायमेंशन मापना है उसके लिए है। अब स्टील रूल्स के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम में जो कम माप लिया जाता है, जो कम से कम माप लिया जाता है उसे रूल डायमेंशन कहते हैं। यानी कि स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में जो कम से कम माप लिया जाता है उसे रूल डायमेंशन कहते हैं। जो ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच या मैट्रिक प्रणाली में 1/2 mm होती, वही हमने अभी बताया आपको। जो आपकी
यही होता है आपका लिस्ट काउंट। किसका होता है? रूल का होता है। रूल का लिस्ट काउंट अगर आपसे पूछता है ब्रिटिश प्रणाली में तो 1/64 इंच कहेंगे। अगर आपको मीट्रिक जो है मीट्रिक में पूछता है तो आप 1/2 mm कह सकते हैं, या फिर आप 0.5 mm कह सकते हैं। जबकि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप लिया जाता है उसे प्रेसिजन डायमेंशन कहते हैं। अभी हमने बताया आपको माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप ली जाती है उसे प्रेसिजन डायमेंशन कहा जाता है, जो 1/1000 इंच यानी कि आपका 1/100 mm होता है। तो अब जब हम माइक्रोमीटर से या इनसे करेंगे तो ये एक्चुअली बनी ही होती हैं। ये जो टूल्स होते हैं ये इसीलिए बने होते हैं कि बहुत छोटी तंग जगह मापने के लिए, जैसे जहाँ पर बहुत कम आपका क्या रहता है, सॉरी आपका क्या कहते हैं उसे, कि आप जो जगह या उसको कह सकते हैं, या टॉलरेंस बहुत कम रहता है, सॉरी टॉलरेंस आपका बहुत कम देना होता, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं प्रेसिजन डायमेंशन की। बहुत सूक्ष्म माप के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब वही आ जाता है टेलीस्कोप गेज। अभी हमने हाल ही में DRDO ने कंडक्ट करवाया जो एग्ज़ाम, इसमें टेलीस्कोप गेज के बारे में उन्होंने दिया था कई, वो जैसे आप किसी गहराई मापने के लिए किस गेज का यूज करेंगे, गहराई में मापने के लिए उसने कहा था। अगर वहाँ पे सिर्फ गहराई किया होता तो वहाँ डेप्थ गेज हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा था कि सूक्ष्म जगह मापने के लिए, तो वहाँ मापने के लिए आपका टेलीस्कोप गेज हो जाएगा। जबकि उन्होंने ऑप्शन में दिया भी था, तो कई सारे लोग गलती कर देते हैं उसमें डेप्थ लगा के, लेकिन डेप्थ नहीं होगा, वहाँ टेलीस्कोप गेज होगा। टेलीस्कोप गेज एक प्रत्यक्ष मेजरिंग टूल है। इसकी आकृति और इसकी आकृति के टी अक्षर के आकार की होती है इसकी आकृति। इसके द्वारा सुराख और स्लॉट के अंदर का साइज मापा जाता है। तो यही चीज़ें हैं, सुराख या स्लॉट के अंदर का साइज मापा जाता है। अगर गहराई नहीं बोलता तो डेप्थ गेज नहीं होगा। तो ये टी अक्षर के आकार का होता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आप सभी को। ये टी अक्षर के आकार का होता है। उसके बाद इसमें क्या कहता है कि 2 राड की बनी होती है। एक राड अंदर से खोखली होती है, जबकि दूसरी स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है। एक राड खोखली होती है, दूसरी स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है। इसे लॉक करने के लिए स्क्रू भी लगा होता है। दोनों रॉड हैंडल के सिरे पर फिट रहती है, जबकि इससे सुराख या स्लॉट का साइज मापा जाता है। उसे लॉक करके उसके माप साइज वर्नियर कैलिपर आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा चेक किया जाता है। यह भी सेट में उपलब्ध होती है। टेलीस्कोप गेज का सेट किस साइज़ का मिलता है ये देखना है हमें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कई बार जाते हैं एग्ज़ाम देने, और ऑर्डिनेंस तो इस समय हो नहीं रहा है मोदी जी की कृपा से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है DRDO ऑर्डिनेंस में भी, तो वहाँ तो पूछा जाता था। बट अब और भी जो एग्ज़ाम्स हैं DRDO वगैरह के या फिर इसरो के हो गए, वहाँ पे ये चीज़ें पूछी, या मेट्रो एग्ज़ाम्स हो गए आपके, फिटर वगैरह के जो आती हैं वैकेंसियाँ, तो वहाँ पे पूछी जाती हैं। इनके अलग अलग इनके साइज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे टेलीस्कोप गेज में 5 साइज होते हैं, इसको तो बहुत पहले जानना ज़रूरी है कि ये कितने साइज़ में मिलते हैं। 5 साइज़ में मिलते हैं, 5 साइज़ में मिलते हैं। अब इनमें से सेट का नंबर इनके याद करना होगा हमें। जैसे 1 2 3 4 5, 5 सेट में ये मिलते हैं, तो इसमें याद करना होगा हमें 12.7 mm से 19 mm तक रहता है। कभी कभी पूछता है कि नंबर 3 का सेट नंबर का साइज़ बताइए। 3 नंबर सेट का साइज़ आपको बताने के लिए आपको याद होना चाहिए कि 31.7 mm से 53.9 mm तक होता है। तो इसी प्रकार आपको इनके पाँचों के नंबर और नंबर साइज आपको याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप 12.7 mm से शुरू होकर 152.4 mm तक इसके साइज़ होती हैं। लेकिन आप 5 तक क्रम में याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसके यहाँ पे जो सेटिंग्स है इसकी कैसी होती है ये भी दी गई है कि आपको कैसे चेक करना है। तो ये आपका होता है हैंडल, ये लॉकिंग प्लंजर होता है, स्प्रिंग वुंड ऑन पिन होता है, क्योंकि जैसे हम हैंडल को घुमाएंगे ये अपने आप ये फैलता जाएगा इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल साइड में ये फैलता जाएगा। हम इसे वर्टिकली लगाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल साइड में दोनों तरफ फैलता जाएगा। तो इस तरह से आपका ये होता है टेलीस्कोप गेज। फिर हम आगे देख लेते हैं। इसके साइज जो हैं देखिए 1 2 3 4 5, इसके साइज हैं पाँचों, 1 2 3 4 5। तो ये अलग अलग साइज में मिलते हैं। हमने आपको पहले बताया कि 12.7 से 152.4 तक होते हैं। अब होल गेज किसे कहते हैं ये पूछता है कि होल गेज किसे कहते हैं। होल गेज किसे कहते हैं, चित्र बनाओ तथा किस साइज में मिलते हैं। हेमिस्फेरिकल गेज या
स्मॉल होल गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग टेलीस्कोप गेज की तरह सुराखों के अंदर का माप लेने के लिए किया जाता है। होल गेज यानी कि अंदर के सुराखों का माप लेने के लिए किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि होल गेज है। होल गेज का मतलब बहुत बड़ा होल नहीं, ये स्मॉल होल जो गेज इसे कहते हैं, जो कि ये बहुत सूक्ष्म जो सुराखें हैं उनकी जो है माप लेने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा 3.2 से 12.7 mm के व्यास या स्लॉट व सुराख मापे जाते हैं, जो टेलीस्कोप गेज द्वारा नहीं मापे जा सकते। इसमें सेम चीज़ें वही होती हैं। इसमें जो टेलीस्कोप गेज द्वारा मापी नहीं जाती हैं, सूक्ष्म जगहें होती हैं, बहुत तंग जगहें होती हैं तंज, तो यहाँ उससे मापी जाती है। जैसे उसे 12.7 से शुरू किया जाता है तो इसे 3.2 से शुरू होकर 12.7 पर समाप्त किया जाता है। तो उससे सूक्ष्म जगह मापने के लिए, टेलीस्कोप गेज से सूक्ष्म जगह मापने के लिए आप होल गेज या स्मॉल होल गेज का यूज कर सकते हैं या करते हैं। अब आकृति के अनुसार यह दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ए प्रकार के होल गेज की भुजाएं स्प्रिंग स्टील की होती हैं। दूसरे सिरे पर लगे स्क्रू के द्वारा इन्हें फैलाया जाता है। इनके आगे की वर्किंग पॉइंट अर्धगोलाई में बने होते हैं। इसे अप्रत्यक्ष औजार कहते हैं। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, उसमें आते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में। इसका जॉब साइज माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर द्वारा सेट किया जाता है। तो इसे हम जब सेट करते हैं तो वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर पर सेट करेंगे। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे चित्र में, हेमिस्फेरिकल गेज है, इसमें आपका इधर स्क्रू लगा हुआ है, ये आपकी हैंडल है, नर्लिंग इसी को कहते हैं, जहाँ ताकि इससे ग्रिपिंग अच्छी हो इसलिए इसे नर्ल किया जाता है सतह को। उसके बाद ये वेज हैं, बॉल रेडियस आर्म है इसके, क्योंकि यहाँ से जब हम स्क्रू को यहाँ से घुमाएंगे तो इसके मुंह जो है साइज इसका जो है ये बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ से हम मेजर करके इसको बाद में हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पर इसे हम माप लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं बी टाइप का जो होता है। बी आकार के होल गेज में एक ट्यूब होती है। दो प्रकार के इसमें दो जो है सुराख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हाई स्टील बॉल फिट होती है। ट्यूब के बीच एक प्लंजर फिट होता है जिसका साइज टेपर होता है या स्प्रिंग लोडेड होता है तथा स्क्रूल थिम्बल के द्वारा टाइट होता है। थिम्बल के अंतरिम सिरे पर नर्ड हैंडल फिट होता है जिसके क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर आगे बढ़ता है, बॉल बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो सेम चीज़ें वही हैं। इसमें एक बॉल लगा होता है जिससे ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हमने यहाँ पहले से भी लिख रखे हैं। हाई स्पीड स्टील के इसमें बॉल बनी होती है और इसमें जैसे हमने बताया अलग अलग मेटल के इसलिए बनाए जाते हैं तो चूँकि इनको मापने के लिए जब अलग अलग मेटल्स पर यूज करते हैं इन्हें तो इनमें घिसावट आ जाती है जिसमें इसका मेजरिंग जो पैमाना है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अलग अलग धातुओं के बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर प्लंजर पीछे हटता, तो सेम चीज़ें क्लॉकवाइज घुमाने पर ये प्लंजर जो आपका दिख रहा है निब जैसा ये आगे बढ़ेगा, ये प्लंजर आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे घुटेगा। जब पीछे जाएगा तो ये जो बॉल है इसमें ये सिकुड़ेंगे यानी कि इसकी लंबाई कम हो जाएगी। उसके बाद फिर यह गेज सेट में मिलता है। यह एक सेट 7 प्रकार के होते हैं, तो इसमें 7 साइज़ों में उपलब्ध हैं। दोस्तों अब आज यहीं तक हम इनके 7 साइज़ों को और फिर आगे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या इनके नंबर्स हैं। ये भी चीज़ें नंबर्स में ही आपको याद करनी होंगी। तो आप सभी को हमारा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे चैनल पर अगर पुराने हैं तो लाइक तथा कमेंट करिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मैसेज में हमें हमारा सुझाव दें, फीडबैक दें। नमस्कार, धन्यवाद।